जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का प्रथम अध्याय अलाभकारी संस्थाओं के खाते, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं। अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं वह संस्थाएं होती हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना होता है। ये संस्थाएं समाज की सेवा करके अपनी आय अर्जित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकित्सालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया इत्यादि। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि समाज की सेवा करके अपनी आय अर्जित करती हैं। इसी तरह गैर व्यापारिक संस्थाओं में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति वह व्यक्ति होते हैं जिनका भी प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर समाज की सेवा करना होता है। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि। यह व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी आय अर्जित करते हैं, लेकिन इनका प्रमुख उद्देश्य सेवा भाव होता है, समाज की सेवा करना होता है। पिछले वर्ष हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था व्यवसायी व्यक्ति। व्यवसायी व्यक्ति कौन होते हैं? व्यवसायी व्यक्ति वह होता है बिजनेसमैन जो कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करके अपनी आय अर्जित करता है। उसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं को बही खाता रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। उसके बावजूद भी इनको बही खाता रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, शुद्ध व्यावसायिक आय की गणना करने हेतु। ठीक है, व्यापारिक संस्था द्वारा वर्ष भर में जितनी भी आय कमाई गई है उसका सही ढंग से रिकॉर्ड रखने के लिए, गणना करने के लिए हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 पॉइंट आता है व्ययों के संतुलन हेतु। जो हमारे वर्ष भर में व्यय होते हैं उन सब में संतुलन बिठाने हेतु, तालमेल रखने हेतु भी बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं व्यय जो है वो आय से अधिक ना हो जाए। 3, आर्थिक स्थिति के ज्ञान प्राप्ति हेतु। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल पोजीशन, जिसके द्वारा हम किसी भी संस्था की संपत्तियों, दायित्वों का सही ढंग से मूल्यांकन कर पाते हैं। इस आर्थिक स्थिति की सही जानकारी हमें बही खाता से ही मालूम पड़ती है। नंबर 4, आयकर के भुगतान हेतु। आयकर, जिससे आप सभी परिचित हैं, आयकर भुगतान सभी व्यक्तियों को, संस्थाओं को, फर्म को, सभी को भुगतान करना होता है, जिसके लिए हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम उचित मात्रा में आयकर का भुगतान कर सकें। 5वां पॉइंट आता है सदस्यों की जानकारी हेतु। सदस्यों की जानकारी जो है संस्था के रजिस्टर में रखी जाती है, ठीक है, जिसका सही ढंग से रिकॉर्ड रखने के लिए हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। और 6वां पॉइंट आता है दानदाताओं को हिसाब देने हेतु। दानदाता जिन्होंने कि हमारी संस्था को दान दिया है उसका सही ढंग से उपयोग किया है अथवा नहीं किया हमने, इसका हिसाब देने हेतु भी हमें बही खाता रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं की आय के स्रोत। अलाभकारी संस्थाओं की आय के स्रोतों में काफ़ी स्रोत हैं, जिसमें प्रथम आता है चंदा। ये गैर व्यापारिक संस्थाओं का आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, गवर्नमेंट इन संस्थाओं को चंदा प्रदान करती हैं। नंबर 2 आता है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी। इन संस्थाओं में जब प्रवेश लेते हैं सदस्य तो वो उसकी एक सदस्यता ग्रहण करते हैं, जिसके लिए जो शुल्क देते हैं उसे बोलते हैं सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी। ये भी एक आय का सोर्सेज होता है गैर व्यापारिक संस्थाओं की। 3, इनकी इनकम का मेन सोर्सेज होता है प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस। ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं ये अपने यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं, जिसके लिए ये सदस्यों से एक प्रवेश शुल्क लिया जाता है, एंट्री फीस ली जाती है। तो ये भी एक इनके आय का जरिया होता है।
और एक जो मेन जरिया होता है वो होता है दान। नंबर 4, दान। दान जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं को वर्ष भर प्राप्त होते रहते हैं। बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति, सरकारी संस्थाएं, ठीक है, एनजीओ वगैरह, इन संस्थाओं को दान देते हैं। नेक्स्ट इनकी जो इनकम आती है, आय के स्रोत, वो है भेंट या उपहार। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी इनको समय समय पर भेंट या उपहार प्रदान किए जाते हैं। और इनकी जो बैंक वगैरह में इनका पैसा जमा होता है, इस पर इनको ब्याज के रूप में विनियोगों की आय प्राप्त होती है। नंबर 6, विनियोगों की आय, है ना, लाभांश के रूप में या ब्याज के रूप में इनको एक विनियोगों की आय प्राप्त होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलाभकारी संस्थाओं की व्यय की मदें। व्यय तो किसी भी संस्था हो या व्यावसायिक संस्था हो, बिजनेसमैन की संस्था हो, बिजनेस हो, व्यय तो इतने होते हैं कि हम उनका आंकलन नहीं कर सकते। फिर भी कुछ हम व्ययों की चर्चा कर रहे हैं जो कि उपयोग में आती हैं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस। नंबर 2 वेतन, जो अपने यहाँ सदस्य जो भी कर्मचारी काम करते हैं उसको संस्था द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है। 3 मजदूरी, हमारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको मजदूरी, जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मजदूरी। ये भी एक संस्था का व्यय हो गया। समाचार पत्र न्यूज़पेपर, ये भी एक संस्था का व्यय है जो कि प्रतिमाह किया जाता है। किराया, यदि मान लो आपने कोई संस्था किराए की भवन में खोली है तो उसके लिए आपको प्रति माह किराया भी देना पड़ेगा, तो ये भी आपका एक व्यय हो गया। लेखन सामग्री, स्टेशनरी भी संस्था की व्यय का एक प्रमुख भाग होता है। विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, ये भी एक संस्था की व्यय होती है। डाक एवं टेलीफोन व्यय, ठीक है। और स्थानीय कर, म्युनिसिपल टैक्स, जो कि हमें गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अलाभकारी संस्थाओं को किन किन खातों को रखना आवश्यक होता है। तो अलाभकारी संस्थाओं को नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2 आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 चिट्ठा, बैलेंस शीट, ये रखना आवश्यक होता है। जो छोटी छोटी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं उनमें अकेला प्राप्ति भुगतान खाता रखने से ही काम चल जाता है। जहाँ पर ज़्यादा संपत्तियों, दायित्वों का आदान प्रदान नहीं होता है, वहाँ प्राप्ति भुगतान खाते से ही काम चल जाता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, है ना, इनके लिए आय व्यय खाते और चिट्ठा बनाना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता क्या होता है। प्राप्ति भुगतान खाता, यह खाता रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष में समस्त प्राप्तियों एवं जमा पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है। नंबर 2 आता है आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, यह खाता प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है। इसके नाम पक्ष में समस्त व्ययों एवं जमा पक्ष में समस्त आयों का लेखा किया जाता है। ये व्यावसायिक संस्था के लाभ हानि खाते के समान होता है। इसके पश्चात फर्म अपनी संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करने के लिए चिट्ठा बनाती है, बैलेंस शीट, चिट्ठा, जिसके एक पक्ष में समस्त दायित्वों का और दूसरे पक्ष में समस्त संपत्तियों का लेखा किया जाता है। और चिट्ठे के निर्माण के साथ एक पूंजी कोष का भी निर्माण किया जाता है, जिससे हमें अपनी पूंजी मालूम चलती है। अब हम बात करेंगे कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। घोतक नहीं है मीन्स ज्ञान नहीं कराता है। इसके क्या कारण हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी भी संस्था की एक्चुअल पोजीशन, सही स्थिति नहीं बता पाता है। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें पहला कारण है इसमें केवल रोकड़ व्यवहारों का लेखा किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिसके कारण जो व्यवहार उधार होते हैं, क्रेडिट होते हैं, उसकी एंट्री इसमें नहीं की जाती है, जिसके कारण हमें व्यापार की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। नंबर 2, पूंजी और आगम एक साथ। प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजी और आगम में किसी तरह का कोई भेद नहीं किया जाता है।
पूंजी और आगम में किसी तरह का कोई भेद नहीं किया जाता है, दोनों को एक साथ लिखा जाता है, चाहे उनका संबंध किसी भी वर्ष से क्यों ना हो। इस कारण भी हमें व्यापार की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाती है। नंबर तीसरा, प्राप्ति भुगतान खाते के साथ चिट्ठे का निर्माण नहीं किया जाता है, जिसके कारण कि हमें व्यापार की संपत्तियों और दायित्वों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। हमें व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता है कि व्यापार में कितनी देनदारियां हैं, कितनी लेनदारियां हैं। इसी कारण से प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं होता है। बच्चों, अब हम प्राप्ति भुगतान खाते के प्रारूप पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में प्राप्ति भुगतान खाते के बारे में बताया था कि इसके नाम पक्ष में समस्त प्राप्तियों एवं जमा पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है। तो इसके नाम पक्ष में समस्त प्राप्तियों में जो सबसे पहला आता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी रोकड़ शेष, जो पिछले वर्ष का रोकड़ शेष होता है वो इसके प्राप्ति भुगतान खाते में नाम पक्ष में लिखा जाता है। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन चंदा। ये भी एक गैर व्यापारिक संस्था की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चूँकि ये हमें प्राप्त होता है इसलिए इसको भी हम प्राप्तियों में लिखते हैं। थर्ड आता है एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क। एंट्री फीस जो होती है किसी भी संस्था की एक प्रमुख आय मानी जाती है, अतः इसे भी हम नाम पक्ष में डेबिट साइड प्रविष्टि करते हैं। एक होता है आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फी। आजीवन सदस्यता शुल्क, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो कि वर्ष भर की फीस एक साथ संस्था को पे कर देते हैं, जिसे बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। ये भी एक गैर व्यापारिक संस्था की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है डोनेशन, दान। गैर व्यापारिक संस्थाओं को जो दान प्राप्त होता है वो भी एक गैर व्यापारिक संस्था की प्राप्ति माना जाता है, अतः इसे भी डेबिट साइड नाम पक्ष में लिखा जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, गैर व्यापारिक संस्थाओं को जो उनके विभिन्न बैंकों में खाते होते हैं उस पर उन्हें जो ब्याज की राशि मिलती है तो वो भी उनकी प्राप्ति का एक जरिया होती है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। यदि मान लो कोई व्यापारिक संस्था द्वारा अपनी कुछ पुरानी संपत्तियों का विक्रय किया जाता है जिससे कुछ नगद प्राप्ति होती है तो उसका लेखा भी प्राप्ति भुगतान खाते के नाम पक्ष में किया जाता है। सेल ऑफ वेस्टेज पेपर, जो न्यूज़पेपर संस्था में प्राप्त होते हैं उनको बेचने से भी जो हमें नकदी प्राप्त होती है उसका लेखा भी प्राप्तियों साइड किया जाता है। इसके अलावा भी यदि हमें कोई भी नगद प्राप्ति होती है तो उसे प्राप्ति भुगतान खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे जमा पक्ष की। प्राप्ति भुगतान खाते के जमा पक्ष में समस्त भुगतानों का लेखा किया जाता है, जिसमें वेतन, सैलरी, कर्मचारी जो हमारी संस्था में काम करते हैं उन्हें पारिश्रमिक के रूप में वेतन का भुगतान किया जाता है। किराया, यदि हमारी संस्था किराए के भवन में चल रही है तो किराया भी हमारे लिए एक भुगतान हो गया। इंश्योरेंस, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए संस्था द्वारा बीमा कंपनी को दी जाने वाली राशि इंश्योरेंस, इसे कराना भी अनिवार्य होता है, तो ये भी एक हमारा खर्चा है, पेमेंट में आएगा। पीटी एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस संस्था द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, कार्टेज हो गया, गाड़ी भाड़ा हो गया, चाय कॉफ़ी नाश्ते के एक्सपेंसेस हो गए, इन एक्सपेंसेस को पीटी एक्सपेंसेस के नाम से लघु रोकड़ एक्सपेंसेस, लघु रोकड़ व्यय के नाम से अंकित किया जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय में कई छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते रहते हैं जिनके लिए कि खर्चा करना आवश्यक होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड लेखन सामग्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छपाई एवं लेखन सामग्री, इस पर होने वाला खर्चा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डाक एवं तार पर होने वाले खर्चे। टेलीग्राम का रूप अब मोबाइल ने ले लिया है, मोबाइल पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक पेमेंट है। डोनेशन गिवन, यदि मान लो आपकी संस्था द्वारा कोई डोनेशन प्रदान किया जाता है किसी अन्य संस्था को तो वो भी एक हमारे लिए पेमेंट है। और लास्ट में जो राशि बच जाती है बाय बैलेंस शीट, ये प्राप्ति भुगतान खाते की बचत कहलाती है। बची हुई राशि कि वर्ष भर में हमें इतनी राशि प्राप्त हुई थी, ये सब पेमेंट करने के बाद हमें यह बैलेंस शेष राशि
बची है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते का जो मेन रूल होता है बनाने का, जो मुख्य नियम है कि प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। आइए बच्चों, अब हम प्राप्ति भुगतान खाते पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। ओके, अब प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। फर्स्ट आइटम, रोकड़ शेष रुपये 8000। रोकड़ शेष, जैसा कि मैंने बताया था, प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। तो रोकड़ शेष, ये हम 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि रोकड़ का शेष सदैव डेबिट होता है। तो ये टू बैलेंस BD, ये आ गया रोकड़ शेष 8000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है प्राप्त चंदा 40000। चंदा चूंकि प्राप्त हो रहा है, प्राप्ति कहाँ आती है? डेबिट साइड, नाम पक्ष में, तो ये टू सब्सक्रिप्शन 40000। नेक्स्ट आइटम है प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस 5000। एंट्री फीस ये भी एक व्यापार की इनकम होती है, गैर व्यापारिक संस्था की, तो ये भी नाम पक्ष में आएगी 5000। नेक्स्ट आइटम आता है बिजली व्यय, नाम से ही स्पष्ट है व्यय, एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? पेमेंट साइड, क्रेडिट, तो ये आ गए इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ₹2000। ठीक है। नेक्स्ट आइटम वेतन, वेतन 4000, वेतन भी हमारा एक भुगतान है, एक्सपेंसेस है, ये भी क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट आइटम आता है अदत किराया 1500 रुपये। अदत मत मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मीन्स वो किराया जो कि हमने दिया नहीं है, देना बाकी है। जब देना बाकी है तो उसकी एंट्री प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री 500 रुपये। लेखन सामग्री भी हमारी संस्था का एक खर्चा है, तो ये भी हम पेमेंट में लेंगे। और लास्ट आता है फुटकर व्यय। व्ययों में जो लास्ट एक्सपेंसेस है वो है फुटकर व्यय, PT एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट में आएगा। देन दान प्राप्त, दान डोनेशन रिसीव, दान प्राप्त हो रहा है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। तो इस प्रकार यदि हम प्राप्ति साइड, जितनी प्राप्ति हुई है उसमें से जो हमारे भुगतान हो गए हैं इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें अपनी शेष राशि मालूम चलेगी कि प्राप्ति भुगतान खाते से वर्ष भर में हमें कितनी रोकड़ प्राप्त हुई, कितनी रोकड़ हमारे पास शेष बची है। तो देखिए आप, हमारा 55,000 रुपये हमारे पास प्राप्त हुए, है ना। विभिन्न मदों से हमें 55,000 रुपये प्राप्त हुए, जिसमें से 4, 2, 4, 6 और ये 7,100 रुपये व्यय हो गए, खर्च हो गए। 55,000 में से 7,100 रुपये व्यय हो गए, तो अब हमारे पास जो शेष राशि बची है रोकड़ के रूप में वो है 47,900, 47,900। देखिए बच्चों, अब हम प्राप्ति भुगतान खाते से संबंधित और अन्य प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जानकारी से लॉयंस क्लब जबलपुर का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2017 के वर्ष का बनाइए। ठीक है। अब जैसे फर्स्ट आइटम दिया है 1 जनवरी 2017 को रोकड़ शेष 7,200, रोकड़ शेष 7,200। कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए इसको अपन कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। ये आ गया 7,200। नेक्स्ट आइटम है सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी। यदि अपना कोई क्लब है, कोई गैर व्यापारिक संस्था है, तो अपने यहाँ मेंबर आएंगे तो अपने पास फीस क्या होगी? रिसीव्ड होगी। ठीक है। तो इसमें दिया है क्लब के 400 सदस्य थे जिनसे 60 रुपये प्रति सदस्य लेना था। 400 मेंबर, 400 मेंबर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ ईच। एक मेंबर 60 रुपये देता है। जब एक मेंबर 60 रुपये देता है तो 400 मेंबर से हमें कितना शुल्क मिलना चाहिए? 24,000। मिला नहीं है, मिलना चाहिए 24,000। किंतु आगे सुनिए, उनमें से 32 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया। 32 मेंबर ऐसे निकले, 32 मेंबर्स जिन्होंने की फीस ही नहीं दी, चंदा ही नहीं दिया उस साल का। तो 32 मेंबर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ ईच, ये आपको पहले ही बता दिया गया है। तो 32 इंटू 60, 1920 रुपये हमें रिसीव नहीं हुआ। 24,000 रुपये एक्चुअल में मिलना चाहिए था, लेकिन 1920 रुपये नहीं मिला। तो जो एक्चुअल रिसीव्ड हुई है 22,080। ओके। लेकिन
8 सदस्यों ने आगामी वर्ष का भी चंदा दे दिया। 8 मेंबर अपने इतने सॉलिड मेंबर निकले जिन्होंने नेक्स्ट ईयर का हमें पहले ही एडवांस में पेड कर दिया। जब एडवांस में पेड कर दिया इसका मतलब हमारे पास रोकड़ आ रही है, कैश आ रही है। तो जब कैश आएगी तो उसे हम कहाँ लिखेंगे? प्राप्तियों में लिखेंगे। तो 8 मेंबर्स @60 रुपीज़ ईच, 480 रुपये हमें एडवांस मिल गया आगामी वर्ष का। तो इस तरह हमें टोटल रोकड़ की जो प्राप्ति हुई है मेंबरशिप फी के माध्यम से वो हुई है 22,560। 22,560। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम किराया। क्लब का माह जनवरी 2018 तक का किराया 240 रुपये प्रति माह के हिसाब से चुका दिया गया। देखो ये किराया चुका रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड आएगा पेमेंट में। बट ये बोल रहे हैं कि इन्होंने जनवरी 2018 तक चुका दिया। देखो अपना फॉर द ईयर एंडिंग, इस पे ध्यान दें आप लोग। फॉर द ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2017। हम 2017 का बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने आने वाले साल की जनवरी तक किराया दे दिया। तो 12 मंथ आपके 12 महीने 2017 के हो गए, एक आने वाले साल का हो गया। तो टोटल आपके पास से जो किराया जा रहा है वो जा रहा है 13 महीने का। तो 240 रुपये पर मंथ के हिसाब से 13 मंथ का होता है 3,120 रुपये। संस्था के खाते से जो पैसा भुगतान हुआ है वो हुआ है 3,120। नेक्स्ट आइटम वेतन। वेतन 1200 रुपये प्रति माह से नवंबर 2017 तक का दे दिया गया है। देखो एक साल में होते हैं 12 महीने, सभी को मालूम है। जनवरी टू दिसंबर हमारा जो ईयर चल रहा है क्लब का, जनवरी टू दिसंबर फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन इन्होंने जो वेतन दिया है अपने कर्मचारियों को वो नवंबर तक दिया है। इसका मतलब दिसंबर का वेतन देना बाकी है। दिसंबर का वेतन देना बाकी है। तो जनवरी से लेके नवंबर तक कितने महीने होते हैं? 11 महीने। तो 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 11 महीने का होता है 13,200 रुपये। ओके, तो जो क्लब के पास से जो वेतन का भुगतान हुआ है, एक्चुअल में जो कैश का पेमेंट हुआ है वो हुआ है 13,200। ठीक है। नेक्स्ट आइटम आता है फर्नीचर। ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर के लिए अक्टूबर में फर्नीचर क्रय हेतु 1200 रुपये अग्रिम दिए हैं, किंतु वर्ष के अंत तक केवल 1,000 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ है। तो हमने क्या बताया था जब ये प्राप्ति भुगतान खाता पढ़ाना चालू किया था कि इसमें सिर्फ नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। जो नगद प्राप्त होता है वो डेबिट साइड, जो पैसा जाता है वो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर फर्नीचर के लिए 1200 रुपये एडवांस दिए हैं। हमारे पास से जो कैश जा रही है वो कितनी जा रही है? 1200, किंतु 1,000 का फर्नीचर मिला है। तो जो फर्नीचर प्राप्त हुआ है वो तो एक आर्टिकल है, वस्तु है, लेकिन हमारे पास से कैश कितनी गई? 1200। इसलिए हम 1200 रुपये की एंट्री करेंगे। कितने रुपए की पोस्टिंग करेंगे? 1200। ठीक है। नेक्स्ट दिया है सामान्य व्यय 360 रुपये चुका दिए हैं। ठीक है, और 36 रुपये बकाया है। तो हमारे पास से जो कैश गोज आउट हुई है, कैश गई है, वो कितनी गई है? 360। नेक्स्ट आता है बगीचे पर 600 रुपये चुकाए गए हैं, 100 रुपये 20 रुपये अदत हैं। अदत मीन्स आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी। जब देना बाकी है तो दिए ही नहीं गए हैं। तो बगीचे पर वह 600 रुपये चुका दिए हैं। हमारे पास से जो गई है कैश कितनी गई है? 600। तो हम 600 रुपये की प्रविष्टि करेंगे। तो इस प्रकार हम देखें तो हमें 7,200 और 22,560 मेंबरशिप फीस के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। टोटल हुए हैं 29,760 रुपये प्राप्ति हुई, जिसमें से रेंट, सैलरी, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंसेस, गार्डनिंग एक्सपेंसेस, इन सब पर जो हमारा खर्चा हुआ है ना, इन सबको 29,760 में से घटाने के पश्चात हमारे पास जो रोकड़ बच रही है वो है 11,280 रुपये, 11,280। यह संस्था की रोकड़ प्राप्ति है जो वर्ष के अंत में समस्त भुगतान करने के बाद बची है। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब हम गैर व्यापारिक संस्थाएं और लाभकारी संस्थाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें बनते हैं। फर्स्ट, गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? गैर व्यापारिक संस्थाओं से क्या आशय है? नंबर 2,
गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के प्रमुख स्रोतों को समझाइए। राइट द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? आय व्यय खाता किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? एक क्वेश्चन बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको आगे समझाया था कि प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट शो द इकोनॉमिक स्टेटस इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया भी था अभी 2019 में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर में बनता है, प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर स्पष्ट करो। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। इस पर अपन ने चर्चा तो नहीं की है, पर आपको अच्छी तरह मालूम है कैश बुक आपकी काफ़ी पढ़ी हुई है। 11th क्लास में तमाम कैश बुक पढ़ी है और प्राप्ति भुगतान खाता मैंने पढ़ाया। अभी आपको दोनों में डिफरेंस आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।